1993 जनवरी 18 तारीख ये केंद्र और कांग्रेस का नरसिम्हा राव युग था। उन्होंने अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर को आदेश दे दिया कि वो अपना इस्तीफा सौंप दे। यानी कि 43 साल के इस मिनिस्टर को सियासत में आए 2 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका था। राव के इस कदम का उसे पहले से ही अंदेशा था कि उसे बिना किसी हुज्जत के अपना इस्तीफा सौंप दिया गया और अपने गृह राज्य की तरफ पर रवाना हो गया सड़क मार्ग से, और रास्ते में उसे वायु मार्ग पर शुरू हुई एक अदावत याद आ गई। क्या थी वो अदावत? नरसिम्हा राव के कहने पर 18 जनवरी 1993 को टेक्सटाइल मंत्री अशोक गहलोत ने पद से इस्तीफा दे दिया गया और राजस्थान के लिए वे रवाना हो गए। अब आगे की शुरुआत। तो क्या हुआ? जो प्रेस में छपा था कि मंत्री काम में फिसूड़ी था, जबकि वही प्रेस कुछ महीने पहले दिल्ली की हाट खोलने के फैसले पर उसके कसीदे पढ़ रहा था। वो जादूगर था, उपमा के स्तर पर नहीं, सचमुच में नजर का भरम जानता था और ये जानता था कि खेल के पीछे का खेल क्या होता है। वो आज इस खेल का महारथी है। चंद्रस्वामी ने भी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। क्यों की गई थी भविष्यवाणी? अशोक गहलोत सियासी कैरियर, पॉलिटिकल किस्से की हार्ड हॉर्स की गाथा है। वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही अप्रभावी माली बिरादरी से आते हैं। इसके बावजूद उन्होंने गांधी परिवार की नज़र में अपनी प्रासंगिकता को कभी कम होने नहीं दिया। लेकिन 1993 में गांधी परिवार की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में थी। नरसिम्हा राव सत्ता के शीर्ष पर थे और एक तांत्रिक के एहसान तले दबे थे। तांत्रिक जो सबसे ज्यादा सत्ता का तंत्र समझता था, जिसे आलोचक त्रिपुट वाला दलाल कहते थे, जिससे रिटायरमेंट की तैयारी करते करते राव के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की गई थी। ये चंद्रस्वामी थे। वे राव सरकार जिसका ऐसा रसूख कि कई मंत्री सरेआम उनके पांव छुआ करते थे। चंद्रस्वामी और अशोक गहलोत, उनके रिश्ते में शुरुआत से ही कुछ खटास थी। आगे क्या होता है अशोक गहलोत के पॉलिटिकल किस्से। अशोक गहलोत चंद्रस्वामी एक रोज एक फ्लाइट पर सवार थे। चंद्रस्वामी के साथ उनके कई चेले भी थे। चंद्रस्वामी थोड़ी देर के बाद तिरछी निगाहों से देख रहे थे। देख क्या रहे थे? उन्हें उम्मीद थी कि दूसरे मंत्रियों की तरह गहलोत भी उनका सजदा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों के बीच में रिश्तों में खटास की शुरुआत और तेज हो गई। इसके कुछ महीनों बाद ही राजस्थान के पाली जिले में कांग्रेस का एक कार्यक्रम होने जा रहा था। कांग्रेस के कद्दावर नेता यानी कि वीसी शुक्ला और अशोक गहलोत को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम था तो गहलोत ने आने के लिए हामी भर दी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें पता लगा कि चंद्रस्वामी भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो उन्होंने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। वो गहलोत के इस कदम से चंद्रस्वामी बेहद नाराज हुए। फिर कुछ हफ्तों बाद में गहलोत राव को मंत्रिमंडल से रुखसत भी होना पड़ा। रुखसत क्यों ना होना पड़े? चंद्रस्वामी की नाराजगी की वजह से अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर भी होना पड़ा। क्या ये नाराजगी गहलोत के लिए भारी पड़ी? कभी नहीं। गहलोत दिल्ली से राजस्थान लौट आए। इसके बाद कुछ महीनों बाद 1993 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस समय कांग्रेस में हरिदेव जोशी, परशुराम मदेरणा, शिवचरण माथुर जैसे कई खेमे सक्रिय थे। मदेरणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हुआ करते थे। उस समय उनकी सदारत में कांग्रेस 1990 और 1993 के विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। गहलोत ने उनकी कुर्सी पर नजर गड़ा दी। साथ लिया ऐसे व्यक्ति को जिसका कभी तख्ता पलट कर दिया गया था, यानी कि मदेरणा की मदद से हरिदेव जोशी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो अब नेता प्रतिपक्ष बने हुए थे। राजस्थान में अपनी जड़ें जमाने के लिए अशोक गहलोत को साथ मिला हरिदेव जोशी का। यह हरिदेव जोशी का आगे और हम किस्सा सुनाएंगे। इसमें क्या डील हुई? ये कि जोशी जिन्हें नरसिम्हा राव ने उन्हें विधानसभा दल के त्रिकोणीय संघर्ष में नवल किशोर शर्मा और मदेरणा के ऊपर वरीयता से उनके दरबार में गहलोत के नाम की वीटो ही नहीं,
जो कि गहलोत 1996 के लोकसभा चुनाव में जोशी के लोगों का ख्याल रखे, वही गहलोत 1998 के नवंबर महीने में राजस्थान में फिर विधानसभा चुनाव हुए। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पोखरण में परमाणु बम धमाके कर चुकी थी। प्याज के दाम आसमान पर थे। राजस्थान में जाट आरक्षण और आंदोलन उफान पर था। अशोक गहलोत जोधपुर के सांसद और प्रदेश कांग्रेस के सदर थे, चुनाव लड़ रहे थे। 200 में से 160 विधानसभा की रैली की महंगाई के नाम पर भैरव सिंह की सरकार को घेरा। भैरव सिंह की शेखावत राजपूत थे। जाट राजपूत अदावत के नाम पर जाटों को भी कांग्रेस के पक्ष में साधने में कामयाब रहे हुए गहलोत। नतीजे आए तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका था। 200 सीटों वाली विधानसभा यानी कि राजस्थान की विधानसभा कांग्रेस को 153 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने 200 से 153 सीट पर जीत हासिल की थी। अब बारी थी कांग्रेस विधायक दल नेता चुनने की, यानी कि भावी मुख्यमंत्री के चुनाव की। पहला दांव था जाट नेताओं का, यानी कि आरक्षण आंदोलन में जाटों की ये नई राजनीतिक चेतना ने लॉन्च किया कि अब सरकारी नौकरी के अलावा वो सरकार में अपना है जो हिस्सा मांग रहे हैं। परशुराम मदेरणा इसी समुदाय से आते थे, लेकिन पुराने कांग्रेसी थे, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। दूसरे थे नटवर सिंह, जाट होने के अलावा गांधी परिवार के बेहद करीबी और फैक्टर अब मायने रखता था, क्योंकि वो राव केसरी दौर के बीच राव केसरी का टूट चुका था। अब सोनिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के नाम पर मोहर ठोक दी और फिर गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। वह गहलोत जो अच्छों को निपटाना आता है, अब हनुमान बेनीवाल के साथ में कुछ और करने जा रहे हैं। वो किस्सा हम कहानी के अंत में सुनाएंगे कि हनुमान बेनीवाल के साथ में गहलोत क्या करने वाले हैं, वो आप याद जरूर रखिएगा। होटलों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। राज्य के कांग्रेस प्रभारी माधवराव सिंधिया के अलावा गुलाब नबी आजाद, मोहसिन राव और कई बलराम जाखड़ इस होटल में रुके हुए थे। जाखड़ एक खास मामला सुलझाने के लिए होटल से बाहर गए हुए थे, यानी कि वही मदेरणा का किस्सा। बाकी के नेता बारी बारी से चुने हुए विधायकों को तलब कर रहे थे। मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इस सवाल पर राय ली जा रही थी। विधायकों की पसंद जानने के बाद उन्हें एक लाइन में जवाब दिया जाना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिनके शुरुआती शब्द थे मैडम की इच्छा कि अब फिर से शुरू हुई विधायक दल की औपचारिकता की बैठक। इसके लिए तमाम विधानसभाओं के अलावा सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत भी पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं। नेता का चुनाव अभी बाकी था, मगर गहलोत के चारों तरफ पुलिस की सुरक्षा घेरे मैडम की इच्छा की चुगली खा रही थी कि फिर भी विधायक आते आते मीटिंग में लिए हॉल में घुसने से पहले उन्हें मिलते और तोहफे समाते, कुछ रुमाल देते तो कुछ मिठाई के डिब्बे, कलम तक अशोक गहलोत की हर चीज की चौड़ी मुस्कान के साथ में वे स्वीकार करते गए। वही गहलोत जादूगर बलराम जाखड़ ने विरोधी खास तौर पर परशुराम मदेरणा को मना लिया और मदेरणा मान भी गए। अब बारी थी गहलोत की। उधर जाखड़ सुबह होटल से जिस काम के लिए रवाना हुए थे उसे पूरा करके वैसे ही वापस आए। अपने रिश्तेदार परशुराम मदेरणा को मनाने का वो काम था। मदेरणा ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दाव छोड़ दिया गया। सबने मैडम की इच्छा को मान लिया गया। मैडम यानी कि अशोक गहलोत प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। मैडम यानी कि कांग्रेस। ये पत्रकार रशीद कसई ने इस पर एक टिप्पणी की कि गहलोत को कुर्सी सौंपना सोचा समझा राजनीतिक फैसला था। मैडम की सोनिया गांधी। सोनिया कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। ऐसे में राजस्थान में प्रभावशाली जाति के प्रभावशाली नेता का सीएम की कुर्सी पर होना बेहद जरूरी था। आगे चलकर खतरा साबित हो सकता था। ऐसे में मदेरणा का पत्ता काटना ही था। अशोक गहलोत जो कि त्रुप का इक्का साबित हुए थे और अब यही अशोक गहलोत सियासत में दाखिल हुए थे तो कोई उन्हें दुखी भी मान रहने को तैयार था।
अशोक गहलोत के पिता जादूगर जरूर थे, लेकिन वही जादूगर अशोक गहलोत जोधपुर के एक सामान्य घर में पैदा हुए। पिता लक्ष्मण सिंह दक्ष वे अच्छे जादूगर थे, मंचों पर जादू दिखाया करते थे, घूम घूम कर जादू दिखाते। अशोक गहलोत के पिता साथ घूमे, स्टेज पर जादू भी दिखाया गया। पढ़ाई में वे ठीक ठाक ही थे। जिंदगी वैसी थी जैसी कि अमूमन होती हैं। 12वीं के बाद जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। पढ़ने का शौक था अशोक गहलोत को। उसी के फेर में जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान के चक्कर लगाने लगे। यहाँ गांधी जी का लिखा पढ़ने से गांधी के विचार अच्छे लगे। कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन सियासत वाली नहीं, सेवा वाली। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों की तादाद में शरणार्थियों भारत आ रहे थे। ऐसे में मशहूर गांधीवादी डॉक्टर सुब्बाराव के कई शिष्य में सेवा में काम करने लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी वहां पर काम में लगे हुए थे। अशोक गहलोत वहां पर पहुंच गए। सेवा भारती के कर कानून के तौर पर वे काम में जुटे हुए थे। एक दिन शिविर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उसी शिविर में आना हुआ, दौरा हुआ। 20 साल के अशोक गहलोत पर मैडम की नज़र पड़ गई कि छोकरा मेहनती हैं। बोला कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो। चुनाव लड़ने लायक उम्र हासिल करने के बाद में अभी 5 साल का वक्त था। खुद को मांझने के लिए अशोक गहलोत ने वर्ध आश्रम चले गए। वहां पर गांधी आश्रम में लौटकर गांधीवादी हो चुके थे। सूरज डूबने से पहले खाना खाने लगे। खद्दर के ऐसी गांधीवादी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी की नजर अशोक गहलोत पर पड़ी और उन्होंने गहलोत में कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1972 में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। पे रोजगार नहीं था। घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान अशोक गहलोत को खुलवा दी, लेकिन धंधा नहीं चला। घर आ गए। अशोक गहलोत आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर दाखिला लिया गया। इस बार एमए अर्थशास्त्र में कांग्रेस के छात्र संगठन से वे जुड़ गए। यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा और महासचिव की पोस्ट पर हार गए, लेकिन सियासत जारी रही। क्या खाद की बीज पर वो काम करते तो आज भी खाद ही बेच रहे होते। साल 1913 में संजय गांधी पर बड़ी तेजी से कांग्रेस में बढ़ रहा था। युवाओं की पूछ बढ़ रही थी, लेकिन अशोक गहलोत को एनएसयूआई का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। आपातकाल के दौरान संजय ने युवा कांग्रेस का काम गांव-गांव पर जाकर 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रचार करो, यानी कि अशोक गहलोत ने जमकर मेहनत की। ये मेहनत गहलोत की रंग लाई। संजय से करीबी बनी। जादू की कला जानने के बाद संजय और उसके दोस्त गिली बिली नाम से बुलाने लगे थे। सियासत में तो इस चीज का बहुत महत्व होता है कि आप कितने गतिशील रहते हैं। कोई पैदल, कोई बाइक पर, तो कोई कार पर, तो कोई जहाज पर। लेकिन सियासत शुरू करने के लिए किसी को अपनी गति, अपना वाहन कुर्बान करना पड़े, तो गहलोत के साथ भी ऐसा हुआ। यानी कि अपनी मोटरसाइकिल को बेच दी गई। फिर चुनाव लड़ा। अशोक गहलोत सीधे संजय गांधी से टिकट लेकर आए और जोधपुर से चुनाव लड़ा। बाद में वो राजीव गांधी के भी करीबी रहे, बहुत करीबी रहे। संजय गांधी का गिली बिली, यानी कि अब चुनाव लड़ रहा था। आपातकाल खत्म हो चुका था। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। जनता पार्टी के राज में विधानसभा चुनाव लड़ने को कांग्रेसी खोजे नहीं मिल रहे थे। ऐसे में तब के गहलोत ने मौके को भांपा और जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए संजय से टिकट लाए। और उम्र थी 26 साल और पूंजी के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। उसे 4000 रुपये में बेच दिया गया। जैसे तैसे करके चुनाव लड़ा। सामने थे जनता पार्टी के माधो सिंह। उनसे 43,029 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। यानी कि बेहोनी खराब, मगर किसके लिए खराब की इसका खूब महत्व था। केंद्र की जनता पार्टी यानी कि सरकार 3 साल हिचके खाते हुए उसके बाद डूब गई। 1980 में नए सिरे से चुनाव हुए। इस बार संजय ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का चुनाव टेक दिया और इसके बाद में चुनाव लड़ने के लिए इस बार कुछ खास पैसा तो था नहीं। अशोक गहलोत के एक दोस्त थे रघुवीर सेन। उनके सैलून में कार्यालय खोल दिया गया और जोधपुर के सोजती गेट पर यह सैलून आज भी उनकी अड्डेबाजी की जगह है। खुद की बाइक बेची थी जो प्रचार के लिए रघुवीर जी की बाइक थी, उसे इस्तेमाल किया गया। खुद के पोस्टर का खुद चस्पा किया और नतीजे आए तो जनता पार्टी के बलवीर सिंह कसवा को
52,519 वोटों से हरा दिया गया। दिल्ली पहुंच गए गहलोत। दिल्ली पहुंचने के बाद में अशोक गहलोत जवान खूब जनता की सेवा की। नज़दीकी इंदिरा गांधी से और बढ़ गई। दिल्ली में रहने के दौरान इंदिरा गांधी से नज़दीकी बढ़ी तो शादी जीवनशैली और गांधीवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले नौजवान के तौर पर इंदिरा को बहुत पसंद आया। कभी कभी तो राहुल और प्रियंका को भी ऐसा कहा जाता है कि जादू का खेल वह दिखा दिया करते थे। इस नज़दीकी का गहलोत ने बहुत फायदा उठाया। यानी कि सितंबर 1982 के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इंदिरा मंत्रिमंडल में ले गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उप मंत्री बनाया गया। उम्र थी महज 31 साल। अब तक गहलोत का सियासी ग्राफ है जो सीधा रेखा में बढ़ चुका था। बीच में कोई झटका नहीं लगा। आला कमान की नज़र में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। अभी भी सियासी संधा के तौर पर गहलोत का नाम उभरने लगा। अभी दिल्ली के राजस्थान लौटना था। वो मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का तख्ता पलट करने जा रहे थे। अभी उन्हें एक तख्ता पलट का और शिकार होना था। एक और चुनावी हार भी अभी उनके खाते में लिखी गई थी और राजस्थान की सियासत के जादूगर का नाम अशोक गहलोत तमगा भी अभी उसके नाम पे आगे चस्पा होना था। क्योंकि लेकिन ये सब मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अशोक गहलोत ने हमने कहानी के शुरुआत में आपको यही बताया था कि गहलोत अब हनुमान बेनीवाल के साथ में मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। यही कि आप जानते हैं। अब हम ये बताएंगे आपको कि अब गहलोत वो सियासी जादूगर हैं जिसे हर कोई समझ नहीं पाता है। जब तक समझ पाता है तब तक सामने वाले को गहलोत निपटा चुके होते हैं। क्या गहलोत अब किसको निपटाने वाले हैं, क्या आप जानते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल और गहलोत कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्यों गहलोत ने हनुमान बेनीवाल का सहारा लिया, ये मैं नहीं जानता। आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गहलोत के सामने जितने भी आए अच्छे अच्छे को गहलोत ने निपटा दिया, या फिर खुद ही निपट गए, या तो किसी ने सरेंडर कर दिया, किसी ने सरेंडर कर दिया। अब गहलोत के सामने कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं सफ़ी खान।